नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास जो है कंटिन्यू होने जा रही है और इस कोरोना महामारी में जो है इसके कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। आज से हम लोग फिर से वहीं पुराने से शुरू करेंगे। पीछे जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, मूल अधिकार पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में, यानी मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार में जो ठीक, इसमें हमने आपको मूल अधिकार का इंट्रोडक्शन बताया हुआ था। इसमें अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 तक हो गया था, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है चीज़ों को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है, ठीक। और अगर अनुच्छेद की बात करें, यानी मूल अधिकार के अनुच्छेद की बात करें, तो भाग 3 में जो है एक्चुअली 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। अब 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख, यानी अनुच्छेदों का उल्लेख है, और इसमें जो हमारा मूल अधिकार है वो है 14 से 32। वर्तमान में जो इनकी संख्या वो 6 है। ये पूछा जाता है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या, तो जो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, तो जब उस समय मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो हमारे संविधान में कितनी थी? 7 थी। यानी तब 7 थी और वर्तमान में कितना है? 6 है। अभी आपसे पूछा जाता है कि फिर यहाँ पे होता है कि पूछा जाता है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या तो कितनी है? 6। संविधान लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। ये सब अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, बस एक रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं इसको। फिर यहाँ पे पूछता है कि मूल अधिकार, यानी जो मूल अधिकार हैं, इसे किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो अगर ये पूछा जाए किस देश के संविधान से, तो ये यूएसए से भारत में लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है, यानी वहाँ के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को लिया गया है। पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार हैं, यानी भाग 3 हो गया। फिर पूछता है कि भाग 3 में कहां से कहां तक उल्लेख है? तो 12 से 35। अगर मूल अधिकार पूछे तो 14 से 35 तक आता है, क्योंकि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा और 13 जो है वो विधि की परिभाषा पीछे बता चुके हैं। फिर यहां पर आपसे पूछता है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो पीछे हमने आपको बता दिया है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बस इतना होना चाहिए कि उसके मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी केवल एक शब्द में पूछा जाए कि मूल अधिकार का संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, मूल अधिकार का संशोधन हो सकता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखेंगे कि मूल अधिकार का जो, यानी जो संविधान का ढांचा है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पीछे वीडियो में सब बता चुके हैं हम आपको। फिर यहाँ से पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार है, इसमें देखिए 2 प्रकार के मूल अधिकार। एक ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, और एक ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को मिले हुए हैं। तो जो भारतीय नागरिकों को मिले हुए अधिकार हैं वो हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 मूल अधिकार हैं जो केवल किसको मिले हुए हैं? भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। किसको मिले हुए हैं? भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। और ये 5 अधिकार में है क्या? अगर केवल अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए अधिकार हैं। 15 में क्या है? विभेद का निषेध है। 16 में क्या है? अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 19 में स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। 29 में क्या है? हमारी जो
संस्कृति यानी जो अल्पसंख्यक कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक होंगे वो क्या करेंगे कि अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। 30 में क्या है, उन्हीं अल्पसंख्यकों को जो है अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। तो यानी इतने मूल अधिकार जो है यानी 15, 16, 19, 29 और 30 ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। इनके अलावा जो भी मूल अधिकार होंगे यानी 14 से 35 तक जो भी मूल अधिकार होंगे इन पांचों को छोड़कर वे मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे फिर हमने आपको बताया था कि पूछा जाता है कि किस मूल यानी राष्ट्रीय आपात के समय किस मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता, यानी उल्लंघन का मतलब सेंस ये है कि किस मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है और किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक। 21 और अनुच्छेद 22 को समाप्त नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। स्वतः समाप्त का मतलब ये है कि उधर राष्ट्रपति की घोषणा हुई और उधर क्या हो गया, 19 जो है ये समाप्त हो गया। लेकिन अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार जो है और अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी से संरक्षण, इसका निलंबन किसी के आधार पर नहीं किया जा सकता। फिर हमने जो पीछे पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, तो पीछे वीडियो में सब हम आपको बता चुके हैं। तो क्या अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा यानी राज्य किसे कहा जाएगा। तो वहां कहा गया है कि संसद, विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत रखा जाता है। विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में है, तो उसमें बताया गया है, पिछले वीडियो में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया, बस यहाँ थोड़ा रिवीजन की टाइप का, ठीक। उसमें बताया गया है कि कोई यानी संसद या विधानमंडल के द्वारा जारी अस्थायी विधि, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश या विधि का बल रखने वाली रूढ़ियों प्रथाओं को विधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो अनुच्छेद 12 भी पीछे हो गया है, अनुच्छेद 13 भी पीछे हो गया। आज जो हम लोग शुरू करेंगे, देखिए हमने आपको बताया था कि जो मूल अधिकारों की संख्या है वो संख्या कितनी है, 6। पिछले वीडियो में बताया कि पेयर में बांटा गया है। पेयर में बांटने का मतलब यह है कि जैसे जो अनुच्छेद यानी जो पहला मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से 18 तक और इसे कहते हैं क्या, समता का अधिकार कहा जाता है इसे, ठीक। वैसे 2 है, 2 में स्वतंत्रता का अधिकार है और वो कहां से कहां तक है, 19 से लेकर के 22 तक। 3 है, 3 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है और ये कहां से कहां तक है, 23 से लेकर के आपका 24 तक। फिर 4 में धार्मिक स्वतंत्रता है, कहां से कहां तक, 25 से लेकर के 28 तक। 5 जो है आपका, 5 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है और यह है 29 से लेकर के 30 तक। जो 6वां मूल अधिकार है आपका वो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 क्या है, धार्मिक यानी जो मूल अधिकारों के उपचारों का यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। तो इसमें ये सब भी हम पीछे आपको बता चुके हैं। तो ये हैं टोटल 6। पहला जो मूल अधिकार है हमारा क्या है, समता का अधिकार और यहीं से क्या करना हम लोगों को कंटिन्यू करना, क्योंकि इसके पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यानी देखिए समता के अधिकार में देखिए ये तो मूल अधिकारों के दृष्टिकोण से संख्या केवल 1 है इसकी, ठीक। लेकिन इसमें जो अनुच्छेद है देखिए 14, 15, 16, 17 और 18 यानी 3, 2, 5 अनुच्छेद इसमें आते हैं। इसमें भी देख लिए तो 19 से लेके 22 तक दूसरा मूल अधिकार जो हमारा है, लेकिन इसकी भी संख्या देखें तो 19, 20, 21 और 22 4 मूल अधिकार आते हैं। तो ये कई ऐसे आ जाते हैं कि जैसे ये तो है पेयर में, ये आपसे पूछा भी जाता है, ऐसे दे देगा कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो कहां से कहां तक, 14 से 18। या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो हमने आपको अभी पीछे बताया वो 19 से लेकर के 22 तक है, वो आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है।
तो या तो अनुच्छेद दे करके उसका प्रावधान पूछ लेता है, या तो प्रावधान दे करके उसका अनुच्छेद पूछ लेता है। जो पहला हम लोगों को आज पढ़ना है वो पहला मूल अधिकार पढ़ना है, और वो है क्या? वो है समता का अधिकार। ठीक, और इसमें पहला है अनुच्छेद 14। देखिए जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, अब देखिए विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कहां किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता जो है ये यूके से लिया गया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और विधियों का समान संरक्षण जो है ये लिया गया है आपके यूएसए के संविधान से यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता, समता का मतलब पॉलिटी में समानता होता है, इक्वलिटी होती है, कहां से लिया गया है? यूके यानी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण यानी यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो दो क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। अब बात ये आता है कि विधियों के समक्ष समता क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है। तो देखिए जो विधि के समक्ष समता है ये कहता है कि विधि के समक्ष यानी विधि के समक्ष सभी बराबर होंगे, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, और विधि क्या है? विधि के समक्ष सभी लोग बराबर। बराबर का मतलब ये होता है कि विधि जो है सबके ऊपर समान रूप से लागू होगी, यानी ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। ठीक, सभी को विशेषाधिकार, जो सबको विशेषाधिकार मिला हुआ है वो विशेषाधिकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरे भाषा में कहें कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जो विशेषाधिकार प्राप्त हो, यानी जिसके पास किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार हो। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बाइक चला रहा है, सबको रूल है किधर चलने के? रोड से बाएं चलने के लिए। ठीक, यानी जब आप रोड पे चलते हैं तो अपने लेफ्ट चलते हैं अपने इंडिया में। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सब किधर गाड़ी चलाएगा? रोड के बाएं साइड से गाड़ी चलाएंगे, कोई रोड के दाएं साइड से गाड़ी नहीं चलाएगा। अब इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है या कोई भी। अब देखिए विधि के समक्ष या विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है? विधियों के समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर कोई विधि है तो सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई विशेष। देखिए अगर दोनों को जोड़ के हम देखेंगे, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, तो ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जैसे कोई पिता होता तो कहता हमारे 4 लड़के, कहता क्या चारों बेटे जो हमारे या चारों जो हैं संतानें वो हमारे समक्ष बराबर हैं, उसमें किसी को ज़्यादा या किसी को कम किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं है। विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि कोई विधि है जो सभी को समान रूप से लागू होगी। समान रूप से लागू होने का सेंस ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वो अपराध जो है, उस अपराध पर जो सजा है वो कितने वर्ष है? 2 वर्ष है। और एक आदमी जो है बहुत बड़ा है,
और एक आदमी क्या है, बहुत छोटा है। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है उसे ज़्यादा दंड, कम दंड मिलेगा, जो छोटा है उसे ज़्यादा मिलेगा, या छोटे को कम मिलेगा बड़े को ज़्यादा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, सभी को समान अपराध पे समान दंड आरोपित होंगे, इसी को कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। यानी अगर आपका अपराध समान है तो दंड भी क्या होंगे, समान होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार आपको नहीं प्राप्त होगा। ये क्या कहता है, विधियों का समान संरक्षण। कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। विधियों के समझ समता कहां से लिया गया है, यूके के संविधान से लिया गया है। अब बात ये आता है, देखिए एक चीज और ध्यान में रखिए कि हमेशा जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार में अपवाद हैं। सभी मूल अधिकारों में कोई ना कोई क्या है, अपवाद है। यानी जो भारतीय मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव हैं, सापेक्ष देखा जाता है इनको। यानी ये मूल अधिकार हमें आज़ादी तो देते हैं, सभी मूल अधिकारों पे लागू होता है, लेकिन हमारे मूल अधिकार वहीं तक हैं जहां तक हमारे किसी कार्य से किसी दूसरे के मूल अधिकार का उल्लंघन ना होता हो। तो इसमें सभी मूल अधिकारों में अपवाद हैं और इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। मूल अधिकार में अब बात करते हैं 14, जितने जितने मूल अधिकार हम लोग पढ़ते चलेंगे उसके अपवाद पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके जो अपवाद हैं, यानी अनुच्छेद 14 के जो अपवाद हैं, तो अभी आपने पीछे देखा, हमने बताया आपको कि विधि के समझ सभी बराबर होंगे। ठीक, विधि सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगी, अनुच्छेद 14 तो ये कहता है। लेकिन 14 और भी कुछ कहता है। वो क्या कहता है, ये कहता है कि ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भी किसी किसी को विशेषाधिकार प्राप्त है। कैसे, किसको प्राप्त है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, पहला विशेषाधिकार जो प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को, और किसे, राज्यपाल को। ठीक, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त। अब ये कौन से विशेषाधिकार में, हालांकि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब इतना समझ लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कार्य के लिए, यानी एज ए राष्ट्रपति या एज ए राज्यपाल किए गए किसी कार्य के लिए वो उत्तरदायी किसी भी न्यायालय के प्रति या कहीं पर भी वो उत्तरदायी नहीं है। यानी अगर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट महोदय या गवर्नर महोदय कोई ऐसा अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है। पहला विशेषाधिकार हो गया। दूसरा क्या है कि इनके कार्यकाल के दौरान, यानी जब ये पद पर रहें तब इनको किसी भी आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया जा सकता। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक अपवाद है कि अगर वो व्यक्तिगत और आपराधिक मुकदमा है तो 2 महीने की पूर्व सूचना पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हो सकता है, लेकिन जब तक ये पद पर हैं, जब तक इन्हें किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया, इनका विशेषाधिकार हो गया। भाई, ना यहाँ समता का नियम लागू होता है और ना ही संरक्षण का नियम लागू होता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या हो गए, इसके अपवाद हो गए। दूसरा अगर आप देखें तो इसमें क्या है, संसद और विधान मंडल के सदस्य, इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। भाई, संसद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य, कोई भी सदस्य सदन में कहे गए उसके किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक, जब सत्र चल रहा हो तो बिना अध्यक्ष की अनुमति से इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सत्र के दौरान, सत्र के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले से इन्हें कोई भी न्यायालय जो है साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो ये सब क्या है, इनके विशेषाधिकार है। तो यहाँ पे एक बार तो ये कहा गया कि समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सभी बराबर होंगे और विधि सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगी। लेकिन फिर इसमें अपवाद भी है। कौन कौन से, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपवाद हैं, संसद और विधानमंडल अपवाद हैं। ऐसे देखिए, न्यायाधीशों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है, जो निर्वाचन आयुक्त, इन सबको भी थोड़ा, यानी जितने पदाधिकारी हैं थोड़ा बहुत सबको जो है विशेषाधिकार प्राप्त है। तो यानी ये क्या हो गए, इसके अपवाद हो गए। ठीक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है 14 में, क्या है, विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। पहला क्वेश्चन
विधि के समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया है? यूके से। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसके अपवाद यानी इसको किसको किसको लाभ मिला हो तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल के सदस्य, इन सबको क्या मिला हुआ है इसमें? लाभ, यानी इससे जो है इनको छूट मिली हुई। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया? तो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। या अनुच्छेद 14 में निम्नलिखित में से क्या है? तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण है। इसके बाद क्या आता है? अनुच्छेद 15। अब देखिए, अनुच्छेद 15 में कहा गया है विभेद का निषेध। विभेद का निषेध। विभेद मतलब होता है भेदभाव, निषेध का मतलब होता है रोकना। यानी अनुच्छेद 15 विभेद का निषेध करता है, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव को क्या करता है? ये रोकता है। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य केवल, यानी जो राज्य है केवल धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान के आधार पर, राज्य केवल धर्म, जात, लिंग या निवास स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को देखिए क्या है? सार्वजनिक कुआं, तालाब, भोजनालय, पूजा स्थल में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकती। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो वर्तमान में भारत की स्थितियां चल रही हैं, उनके अगर उसको आप रिलेट करके देखिए तो एक बहुत बड़ा मैटर है ये। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है वर्तमान में, अगर इसको आपको रिलेट करें, देखिए क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 है विभेद का निषेध या भेदभाव का निषेध। क्या कहा गया? पहला शब्द पकड़िए, राज्य केवल। केवल का मतलब है मतलब केवल, या मतलब केवल इन्हीं आधार पर। ठीक है, राज्य केवल, देखिए पहला क्या है? धर्म, जात, लिंग या निवास स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को, ठीक, सार्वजनिक मतलब जो होता है जो सबके लिए, ठीक है, यूजुलेबल, कुआं, तालाब, अब कुआं, तालाब, नल, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। भोजनालय, आप यहाँ दुकान भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूजा स्थल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या सार्वजनिक स्थल जहाँ पे पार्क वगैरह होते हैं में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकती। यानी अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक पार्क है या मान लीजिए देखिए मंदिर वाला, पूजा स्थल का मतलब क्या होता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब क्या है? पूजा स्थलों में आते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो किसी मंदिर में जाना चाह रहा है और उस मंदिर में आप देखिए वर्तमान में भारत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप इस जात के हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप इस आधार पे यहाँ पे प्रवेश आपका नहीं हो सकता, मूर्ति नहीं छू सकते। ये छुआछूत वाली जो चीज़ें होती हैं, ये क्या है? भारतीय संविधान का मूल अधिकार का अनुच्छेद 15 इन चीज़ों को विभेद करता है। यानी आप ये नहीं कह सकते इस धर्म के हैं तो हम आपको अपने तालाब में पानी नहीं पीने देंगे। एक ध्यान रखिए,
रखिएगा, लेकिन ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या आप इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, तो आपको अपने भोजनालय में खाना नहीं खिलाएंगे, या हम आपको दुकान से सामान नहीं देंगे, या आप महिला हैं, पुरुष से देखिए आप बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब ये देखिए केरल में मामला चल रहा था, क्या कि लिंग के आधार पर, लिंग के आधार का मतलब क्या था, महिला और पुरुष, वहाँ पे महिलाओं को जो है मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ठीक। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सी मंदिर है जहां भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और फिर भी वहां पे महिलाओं का प्रवेश अभी तक संभव नहीं हो पाया, ठीक। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सी मंदिर, हमको इतना भी बता दें केरल के मंदिर है वो, ठीक। और बहुत ज़्यादा हाईलाइट मैटर है। तो इसमें कहा गया कि राज्य केवल धर्म, जात, लिंग या निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक कुआं, तालाब, भोजनालय, नल, दुकान, पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका जो अपवाद वो ये है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है केवल, अगर इसके एक अर्थ निकालिए तो इसमें एक चीज और निकल के आता है, यानी राज्य केवल इन आधार पे नहीं कर सकती। इसके हिसाब से तो ये निकल के आता है कि राज्य केवल इन आधार पे नहीं कर सकती, परंतु जो 15 का अपवाद है ये राज्य को अधिकार देता है कि वो चाहे तो, यानी जो अपवाद है इसका, उसके अंतर्गत यदि राज्य चाहे तो अलग से व्यवस्था कर सकती है, यानी विभेद कर सकती है। लेकिन किस में आता है वो, अपवाद में आता, अपवाद भी देखेंगे अभी, ठीक। लेकिन अगर आपसे केवल सीधा पूछा जाए कि राज्य धर्म, जात, लिंग या निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकती है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं कर सकती। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 में है। अब बात आते हैं इसके अपवाद की कि कौन कौन से चीजें इसकी अपवाद हैं। देखिए पहला तो ये है कि यदि राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी यदि राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, पहला, ठीक। दूसरा, राज्य जो सामाजिक और उसको एजुकेशन होता है, ये हिंदी मुझे इसका नहीं याद आ रहा है एकदम से, सामाजिक और यानी शैक्षणिक, सॉरी आ गया, शैक्षणिक आधार पे पिछड़े हुए लोगों के, यानी जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यदि राज्य चाहे तो विधान मंडल और संसद में विशेष प्रावधान कर सकता है, और इन्हीं के लिए जो है सरकारी और निजी स्कूलों में यानी शैक्षणिक संस्थानों में जो है इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, यानी विशेष प्रावधान कर सकता है। तो देखिए इसमें अपवाद क्या है, पहला, यदि राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आप देखिए बहुत सारे पार्क ऐसे होते हैं जहाँ केवल महिलाओं या बच्चों की एंट्री होती है, या आप देखिए बसों में या ट्रेनों में महिलाओं के अलग से रिजर्व सीटें होती हैं, ये क्या है, यही है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। फिर यदि राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक, इसका हिंदी होगा शैक्षणिक आधार पर विधान मंडल, संसद और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो ये सब होती हैं, अगर इनका प्रतिनिधित्व, जो ऐसे पिछड़े हुए लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व अगर संसद या विधान मंडल में नहीं है तो उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, प्रावधान उनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है वहाँ पे, ठीक, जिसको हम लोग आरक्षण कहते हैं दूसरी भाषा में। दूसरा, इन्हीं लोगों के लिए यदि राज्य चाहे, राज्य मतलब सरकार चाहे, और अगर इनका प्रतिनिधित्व एजुकेशन में नहीं है तो इसके लिए जो शैक्षणिक संस्थान है हमारी, यानी जिसको हम विद्यालय कहते हैं, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, जो वर्तमान में लागू है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो किसमें है वो, अनुच्छेद 15 में। लेकिन अगर सरकारी नौकरी पूछ ले कहीं आपसे, ठीक है, तो वो है अनुच्छेद 16 में। अभी जब अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, ठीक।
फिर यहाँ पे क्या है, इतना हो गया, यानी अनुच्छेद 15 में विभेद का निषेध है, और ये कहा गया कि राज्य केवल धर्म, जात, लिंग या निवास स्थान के आधार पर जो है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कुआं, भोजनालय, तालाब, पूजा स्थल, दुकान, मनोरंजन स्थल इनमें प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते। इसके अपवाद क्या थे कि यदि राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक, फिर जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, राज्य उनके लिए विधानमंडल और संसद में अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे अनुसूचित जात हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, सबके लिए कर सकता है। फिर क्या है कि यदि राज्य चाहे तो इन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो है निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय यानी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, वो ओबीसी और एससी और एसटी। वर्तमान में एक चीज़ और आ गया, इसमें 10% जनरल जो था, अभी हाल ही में आया 2019 में आया, 10% जनरल के लिए भी विशेष प्रावधान शिक्षण संस्थानों में किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अंतर है दोनों में, इनका जो आधार है, इनका मतलब किसका, ओबीसी, एससी और एसटी का, इनका आधार सामाजिक और शैक्षणिक है। लेकिन जो अभी 10% जनरल को दिया गया है वो आर्थिक है, ध्यान रखिएगा। यानी जो है ओबीसी, एससी और एसटी, इनका जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक है। लेकिन जो जनरल को दिया गया है 10%, ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक आधार पे दिया गया है। ठीक, जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है उनको इसके अंतर्गत जो है लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये आपके लिए जो कि करंट का है, तो करंट का टाइप है, और पॉलिटी हमेशा बहुत ज़्यादा नीचे जाके नहीं पूछता, हमेशा जो हाल फिलहाल घटनाएं हमारे सामने होती हैं उन्हीं से पूछता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ओबीसी, एससी या एसटी को आरक्षण का आधार, तो आप कहेंगे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को। लेकिन अगर ये पूछ ले कि हाल ही में 10% जनरल को आरक्षण दिया गया किस आधार पे, तो आप कहेंगे किस आधार पे, आर्थिक आधार पे। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 15 में। विधानमंडल या संसद में किस आधार पर दी गई, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 15 में। लेकिन अगर सरकारी नौकरी में पूछ ले तब क्या कहेंगे, तब अनुच्छेद 16 में। विभेद का निषेध किस में है, अनुच्छेद 15 में। ठीक, अब बात आती है किसकी, अनुच्छेद 16। ठीक, देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसमें, लोक नियोजन में। लोक नियोजन में अवसर की समता या समानता। ठीक, लोक नियोजन में अवसर की समता का मतलब होता है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है अवसर की समानता और एक होता है परिणाम की समानता। तो पहले ये जो लिखा है लोक नियोजन मतलब सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता का मतलब ये होता है, इसमें ये कहा गया है कि राज्य जो भी सरकारी सेवाएं होंगी उनमें जो अवसर है सबको समान रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। और अवसर के समान रूप से उपलब्ध कराने का सेंस क्या है, ये सेंस ये है कि मान लीजिए कि आप 10 लोग हैं और 10 लोगों को क्या है कि किसी एक स्थान से आपको जाना है किसी दूसरे स्थान पे, तो 10 लोगों का टाइमिंग, जाने का साधन, जाने का स्थान एक ही होगा। जैसे कह दिया कि 10 लोग हैं, सुबह के 8 बजे इस स्थान से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तो सभी 10 के 10 लोग 8 बजे उसी स्थान से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो जब सबका टाइम एक है, सबका प्लेस एक है, सबके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का साधन एक है, तो ये क्या हो गया, अवसर की समानता। ठीक, तो आप देखिए यहाँ होता भी है, पेपर एक जैसा होता है, समय एक होता है, पेपर वही होता है, तो ये क्या है, अवसर की समानता है। ठीक, एक होता है परिणाम की समानता। परिणाम की समानता का सेंस ये है कि आप चाहे जाओ, जैसे परिणाम की समानता का सेंस ये समझ लीजिए कि एक ये कोई स्थान है,
ये कोई स्थान है और कह दिया गया कि यहाँ पे आपको शाम के 4 बजे यहाँ पर पहुँचना है, ठीक, 4 बजे पहुँचना यहाँ अनिवार्य है। तो कोई 5 किलोमीटर की दूरी से आएगा, कोई 10 किलोमीटर की दूरी से आएगा, कोई 3 किलोमीटर की दूरी से आएगा, तो कोई हो सकता है 20 किलोमीटर की दूरी से आए, यही तो होगा। लेकिन अब इसमें कोई साइकिल से आएगा, कोई पैदल आएगा, कोई बस से आएगा, लेकिन सब इस स्थान पे पहुंचेंगे कितने बजे? 4 बजे। इसका मतलब काम अलग अलग समय से किया गया। इस प्रारंभ जो हुआ, साधन अलग थे, समय अलग था, लेकिन जो परिणाम आया वो सबका क्या था? एक था। तो इसे कहते हैं परिणाम की समानता। लेकिन अवसर की समानता क्या? अवसर की समानता ये नहीं, ये परिणाम की समानता है। अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता ये है कि ये स्थान है, सबको 4 बजे यहाँ से चलना शुरू करना है, और इस स्थान, मान लीजिए इस स्थान का नाम ए है, इसका बी है, तो सबको क्या करना है कि 4 बजे स्टार्ट करना है और बी पे जाना है। सब पैदल जाएंगे, सबका स्थान एक है, सबकी टाइमिंग एक है, तो ये अवसर सबको बराबर मिल रहा है, अवसर बराबर मिल रहा है। अब जो जितना तेजी से, जो जितना स्लो चलेगा, उस हिसाब से यहाँ पर पहुँचेगा। तो आप देखिए यहाँ परिणाम बराबर नहीं आए, लेकिन अवसर सबको क्या हुआ? समान रूप से मिला। यानी जब एक बच्चा है, यानी एक परिवार है, उसमें 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाया गया, सबकी शिक्षा परवरिश एक जैसी हुई, तो अवसर तो सबको बराबर मिला। बाद में क्या हुआ कि उसमें से 2 नौकरी पा गए, 2 नहीं पा पाए। तो जब वो 2 जो नहीं पाए, वो जाके पिताजी से कहते हैं कि हमारे लिए क्या किए? तो पिताजी क्या कहते हैं? भैया जो उनके लिए किए वही तुम्हारे लिए किए। अवसर तो हमने सबको समान अवेलेबल करवाया, जितनी जिसकी क्षमता थी उतना वो आगे गया। तो ये अवसर की समानता हो गई। लेकिन परिणाम का मतलब क्या हो गया? परिणाम यही हो गया, अलग अलग स्थानों से चलेंगे, अलग अलग साधनों से चलेंगे, लेकिन किसी स्थान पे पहुंचेंगे एक ही समय, तो परिणाम आ जाएगा बराबर। लेकिन हमारा संविधान इस परिणाम की स्वतंत्रता की बात नहीं करता। हमारा परिणाम अवसर, हमारा संविधान जो है वो अवसर की समानता का बात करता। तो इसमें यही कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो हमारी सरकारी सेवाएं होंगी उसमें सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक। अब इसमें अपवाद भी हैं। बात यह आता है कि अपवाद क्या है? तो जो अपवाद है वो ये है, पहला तो इसमें कहा गया कि यदि राज्य चाहे तो किसी नियोजन में, या दूसरे भाषा में कह लें किसी जॉब में या नौकरी में जो है वो निवास का शर्त रख सकती है, निवास अनिवार्य कर सकती है। निवास के शर्त रखने का मतलब ये होता है, आप देखिए वर्तमान में देखिए ये वाला जो केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लागू है, लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है कि कोई जॉब ऐसा निकलता है जो केवल उसी राज्य के लोगों को मिलेगा और किसी राज्य के लोगों को वो जॉब नहीं मिलेगा। देखिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई जॉब निकले और ये कह दिया जाए कि इसमें केवल उत्तर प्रदेश के लोग डाल पाते हैं, बाकी और किसी राज्य के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप अप्लाई, यानी वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया? निवास की शर्त हो गई। निवास का शर्त का मतलब होता है कि अगर सरकार कह देती है तो आप जो है केवल उसी क्षेत्र के लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज और कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है कि उसके किसी सर्विस में या किसी विभाग में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो राज्य यानी वो सरकारें जो हैं वो उस वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसका दूसरी भाषा कह लें जो आरक्षण है, यानी अगर राज्य को ऐसा लगता है कि किसी वर्ग का उस विभाग में समान प्रतिनिधित्व नहीं, यानी सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य क्या कर सकती है कि जिसका कम है उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। और फिर यहाँ पे तीसरा क्या होता है कि राज्य चाहे तो धार्मिक चीज़ों को भी अनिवार्य कर सकती है। देखिए बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जिसमें धार्मिक चीज़ों को भी लिया जाता है। तो लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 नंबर का है, क्या है कि यदि किसी राज्य में जो सभी वर्गों का है, सभी वर्ग का समान प्रतिनिधित्व न होने के कारण उनके लिए विशेष
व्यवस्था या विशेष प्रावधान। तो हमने पीछे ही बताया था कि अगर ये पूछा जाए कि शैक्षणिक संस्थानों में या संसद और विधानमंडल में आरक्षण अनुच्छेद 15 में है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि सरकारी यानी लोक नियोजन में आरक्षण किसमें, अनुच्छेद 16 में है, और इसका भी आधार वही है, कौन सा, सामाजिक और शैक्षणिक, ये है। और इसमें भी वही 3 है, कौन, ओबीसी, एससी और एसटी। लेकिन फिर इसमें 10% जो जनरल को दिया गया है ये आ जाता है। लेकिन इन तीनों का आधार ये है, सामाजिक और शैक्षणिक, और इनका जो आधार है वो क्या है, आर्थिक है। इनका आधार क्या है, आर्थिक है। ठीक, अब बाकी देखिए इस पे जो ये रिजर्वेशन चलता है, यानी जो आपका आरक्षण है, ये कई बार बड़ा ज्वलंत मुद्दा होता है इसका। इसको हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इसको हम लोग जब ये मूल अधिकार खत्म होगा और आगे जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो पूरा एक साथ मैं आपको कोरिलेट करवा दूंगा, कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे। देखिए मंडल आयोग के हिसाब से लागू किया, यानी उनकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको लागू किया गया था। तो वो सब हम आपको पूरा बता देंगे कि कहाँ से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे किसको मिला, क्या है उसमें। लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी दूसरा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है अनुच्छेद 17। क्या था, अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत है, इसमें अस्पृश्यता का अंत जिसे कहा जाता है, छुआछूत का अंत बड़ा व्यापक है। ये छुआछूत का अंत या निषेध। अब देखिए छुआछूत के अंत के यानी अनटचेबिलिटी जो है ये, या अस्पृश्यता का अंत या निषेध, इसमें यह कहा गया है, देखिए बड़ा व्यापक, और ये ऐसा अनुच्छेद है जिसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, क्या इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति छुआछूत को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी पहला क्या है, यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देता है। ठीक, दूसरा है इसको, या इसको ना लिख लेके हम सीधा लिख दे छुआछूत, छुआछूत को धार्मिक या सामाजिक रूप से उचित ठहराता है। तीसरा क्या है, किसी व्यक्ति के जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है। ठीक, क्या है इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे बढ़ावा देता है, बढ़ावा देने का मतलब ये है कि वो इसको प्रचारित कर रहा है, यानी छुआछूत अनटचेबिलिटी जो है वो सही है। अब चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, तो इसका अपराधी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसको धार्मिक या सामाजिक रूप से उचित ठहराता है, उचित ठहराने का सेंस ये है, वो कहता है कि देखो भैया हमारे समाज में पहले से चला आ रहा है, या
पहले से चला आ रहा है या हमारे समाज में, हमारे धार्मिक किताबों में या तमाम सारी चीज़ों में इसका उल्लेख किया गया है, यानी ये सही है। तो यानी वो क्या कर रहा है, इनका उदाहरण दे करके, सामाजिक या धार्मिक उदाहरण दे करके क्या कहलाता है, उसको उचित ठहराता है। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है और जिससे उसके मूल अधिकार यानी उसके सम्मान में ठेस आती है, तो यानी वो क्या कर रहा है, उसके अनुच्छेद 17 का उल्लंघन कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात समझिए कि छुआछूत किसी भी मामले में सही नहीं है, किसी भी एंगल से सही नहीं है। और ना ही कोई भी कभी भी, अगर आप पूरा भारत के इतिहास या कहीं का भी इतिहास उठा कर देख लीजिए, जो सही लोग हैं, जिनको वास्तव में मानवता के बारे में पता है, मानवता क्या होता है, वो कभी भी छुआछूत को उचित नहीं ठहराते और ना ही किसी प्रकार का उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि मानो सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बनाया तो सबको ईश्वर ने ही है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय समाज चला रहा है, इसमें कुछ अभी ऐसे छोटी मानसिकता के लोग बचे हुए हैं, जिंदा रह गए हैं किसी भी तरीके से। वो इन सब चीज़ों को अभी भी, मतलब हम लोग इतने मॉडर्न यहाँ तक आ चुके हैं, 21वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप मानव होकर के मानव से विभेद करते हैं और ख़ासकर इन सब आधारों पे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कहीं पे स्वर्ग नर्क होता है, अगर ऐसा होता है, हालांकि मेरा इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है और अगर वो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, तो समझ लीजिए कि उसके लिए नर्क की एक सीट रिजर्व है, अगर होता है तो, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मानवता के लिए किसी भी तरीके से जो है ये उचित नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आप मानव नहीं हैं, कहीं जंगली जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भले आप बढ़िया जींस पहन के चश्मा लगा घूमते हो, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें बात करते हैं इसकी क्या है, तो ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है, छुआछूत को धार्मिक या सामाजिक रूप से उचित ठहराता है, या किसी व्यक्ति को जात सूचक शब्दों से प्रयोग करता है, तो क्या कर रहा हूँ, 617 का उल्लंघन कर रहा है। अब इसमें जो जन अधिकार अधिनियम 1955 है, उसमें एक बात कही गई है कि उसके लिए सजा का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति जो है 6 माह की सजा, कितने माह की, 6 माह, इसको मिटा देते हैं, देखिए अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो 6 माह की कैद प्लस 500 रुपया जुर्माना, दोनों या दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। यानी 6 महीने की सजा हो सकती है या 500 रुपया जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक। एक बड़ी बात है इसमें, अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 17 का दोषी पाया जाता है तो वह व्यक्ति आजीवन निर्वाचन लड़ने के योग्य नहीं होगा। बड़ी बात है ये कि अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत का दोषी पाया जाता है तो वह व्यक्ति निर्वाचन लड़ने के योग्य नहीं होगा। और यही एक बात जो है अभी आगे चल के हम जब राष्ट्रपति और जब हम तमाम सारे जनप्रतिनिधियों के बारे में पढ़ेंगे तो यही आगे चल के हमें फंसा देता है। वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में राष्ट्रपति की योग्यता है या राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है, हम फंस जाते हैं उसी में। जनरली याद किया 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो, पागल देव, तमाम सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उसी में एक लाइन दे दिया कि वह अनुच्छेद 17 का दोषी ना हो या अनुच्छेद 17 का दोषी ना हो या छुआछूत का दोषी ना हो, बस वही हम गड़बड़ा जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दोषी पाया गया है तो वह व्यक्ति आजीवन निर्वाचन नहीं लड़ सकता। तो चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे लोकसभा के सदस्य का चुनाव हो, चाहे वो आपके
प्रधानी का चुनाव हो, सदस्य हो, बीडीसी हो, कुछ भी हो, वह व्यक्ति आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता। तो किसी भी योग्यता में अगर ऐसा आ गया कि वह छुआछूत का दोषी ना हो तो आपके उस पर तुरंत कर देंगे कि ये छुआछूत का दोषी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रतिनिधि के लिए अनिवार्य है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 18। क्या है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। क्या है इसमें, उपाधियों का अंत। देखिए इसमें पहला तो ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। इसका मतलब देखिए पहले होते थे ना, राजा महाराजा जो होते थे तो क्या, एक राज, सम्राट, तमाम सारी उपाधियां धारण करते थे, ठीक है। चक्रवर्ती, महाराज, रायजादा, ये सब क्या थी, पहले की उपाधियां थी। तो इन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। और एक बात और कहा गया है कि राज्य, यानी पहला क्या कहा गया है, पहला ये है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा, ठीक। और फिर इसी में कहा गया है कि राज्य शिक्षा और सेना संबंधी पुरस्कार को छोड़कर अन्य कोई पुरस्कार नहीं देगी। तो पहला तो यह है कि राज्य जो है किसी भी यानी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं करेगा, उसे पूर्णतया समाप्त किया गया है। और राज्य शिक्षा और सेना संबंधी पुरस्कार को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं देगा। अब देखिए पूछा जाता है कि राज्य किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार दे सकता है, तो केवल कहाँ पर, सेना और शिक्षा में पुरस्कार दे सकता है, और राज्य किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दे सकता। और इनका पूरा जो उद्देश्य था वो असमानता को समाप्त करके समानता स्थापित करना था। यानी अनुच्छेद 18 का इन सब चीज़ों का जो उद्देश्य था वो यही था कि असमानता को समाप्त किया जाएगा और समानता को लागू किया जाएगा। इसका पूरा उद्देश्य यही था। और इसके बाद ये कहा गया है, ये तो इतनी बातें हो गई कि राज्य सेना और शिक्षा संबंधी पुरस्कार को छोड़कर अन्य कोई पुरस्कार नहीं देगा और किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। इसको दूसरी भाषा में कहें तो यही होगा कि राज्य यानी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा, या ऐसे जिसको दूसरी भाषा में या पलट के कह दें तो कोई भी वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। फिर ये कहा गया है इसी के अंतर्गत कि कोई भारतीय नागरिक या ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्य कर रहा हो, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति किसी दूसरे देश के से पुरस्कार ग्रहण नहीं करेगा। यानी कोई भारतीय नागरिक, यानी भारतीय नागरिक या ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अंतर्गत किसी लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा हो, वह राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से कोई पुरस्कार ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब इसको दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी विदेशी नागरिक, ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अंडर किसी लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा हो या भारतीय, ठीक,
वह किसी दूसरे देश से पुरस्कार ग्रहण नहीं करेगा। कब तक? जब तक कि राष्ट्रपति उसे अनुमति ना दे दे। तो ये था हमारा क्या अनुच्छेद मूल अधिकार एक, क्या था? समता का अधिकार। इसमें हम लोगों ने कितने अनुच्छेद पढ़े? एक तो 18 पढ़ा उपाधियों का अंत, एक क्या पढ़े? 17 पढ़े। 17 में क्या था? छुआछूत का अंत या निषेध। एक आपका 16 था, 16 में क्या था? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 15 में क्या था? विभेद का निषेध, ये तो था। और 14 में क्या था? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दोनों चीज़ इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसके जो अपवाद हैं, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित किस अनुच्छेद का अपवाद नहीं है, तो किसके अपवाद नहीं है? 17 के अपवाद नहीं है। अभी आगे हम लोग आएंगे तो आगे मिलेगा हम लोग को 17 का कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 18 में कि उपाधि किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, राज्य, सेना और शिक्षा संबंधी पुरस्कार को छोड़कर हम पुरस्कार नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक बात आई कि जब पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब चला, तो जब ये चीज़ें दी जाने लगी, भारत रत्न, तमाम सारे पुरस्कार आज भी दिए जाते हैं, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुरस्कार नहीं है, सम्मान है। अब पुरस्कार सम्मान में सुप्रीम कोर्ट ने विभेद किया। उन्होंने कहा ये पुरस्कार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पुरस्कार नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुरस्कार नहीं है तो तब से ये जो है चल रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ही अधिकार है कि उस संविधान की व्याख्या करे। सुप्रीम कोर्ट जिस अनुसार संविधान की व्याख्या करता है उसी अनुसार जो होता है देश चलता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, इन सबको जो है वो पुरस्कार नहीं माना है। लेकिन उसने एक बात कही कि अगर कोई व्यक्ति जो इन पुरस्कारों को ग्रहण करता है, अगर वह व्यक्ति पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे इन पुरस्कारों का प्रयोग करता है, तो वो उसे जो है पुरस्कार वापस करना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर क्या है? भारत रत्न है। तो सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे या पीछे, वो ऐसे नहीं कहते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, जैसे शब्दों का प्रयोग वो स्वयं नहीं कर सकते, ठीक। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें जो अपना पुरस्कार वापस करना पड़ेगा, ठीक। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक। धन्यवाद।